दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप में से किसी ने डायरेक्टली इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जान लो कि ये एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाओ जाकर पहले वो देख लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पर ऊपर कार्ड पर मिल जाएगी। दोस्तों अपने सीजन 3 के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करूँ उससे पहले मैं आपको उन कुछ डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जो हमें एनीमे में नहीं दिखाए गए। दोस्तों जब वालपर्गिस शुरू होने जा रहा था तब उस वक्त गी क्रिम्सन को लेकर कुछ मोमेंट्स थे जो हमें एनीमे में नहीं दिखाए गए थे और मुझे भी नहीं पता चलता अगर मुझे इस वीडियो को बनानी नहीं होती तो। दोस्तों हम इतना तो जानते हैं कि गी क्रिम्सन और मिलिम सबसे पुराने डीमन लॉर्ड्स में से एक हैं, बट क्रिम्सन इस दुनिया का सबसे पहला और दूसरों से ज्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड है। क्रिम्सन उन गिने चुने सिर्फ कुछ ही लोगों में से है जो प्राइमोर्डियल रैंक से बिलोंग करता है। हमें ये तो पता चली गया था एनीमे में, बट हमें ये नहीं बताया गया कि गी क्रिम्सन को जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो मरे हुओं पर राज करे और शायद इसीलिए ही उसे कहा जाता है गी क्रिम्सन फ्रॉम द ग्रेट स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। वैसे तो प्राइमोर्डियल रैंक्स के डीमंस को कोई कलर नहीं मिला था क्योंकि शायद उस वक्त प्राइमोर्डियल रैंक्स के डीमंस ही अस्तित्व में थे, मगर जब धीरे धीरे लेसर डीमंस और ग्रेटर डीमंस अस्तित्व में आए तब प्राइमोर्डियल्स ने खुद को लेसर डीमंस और बाकियों को खुद से अलग करने के लिए उन सारे के सारे सातों प्राइमोर्डियल्स ने अपने गुणों के अनुसार कलर्स को प्राप्त किया, इंक्लूडिंग प्राइमोर्डियल ब्लैक, जिसे बाद में रिमरू ने नाम दिया डियाब्लो। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि जब किसी को डीमंस की हेल्प की जरूरत होती है तो ज्यादातर लोग कलरलेस डीमंस या कलर्ड ग्रेटर डीमंस को समन करते थे, मगर सबके लिए परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती थी। कोई जो बहुत ही डेस्परेट होते हैं रिमरू जैसे, वो कभी कभार प्राइमोर्डियल्स को भी समन कर देते हैं और ज्यादातर केसेस में पेमेंट्स पूरा ना होने पर वो अपने एलाइज को भी मारने से पीछे नहीं हटते जिन्होंने उसे समन किया हो। एक बार भी ऐसा ही हुआ था क्रिम्सन के साथ। उसे जब किसी ने समन किया था तब उसका काम था कि जिसने उसे समन किया है उसके दुश्मनों को मारना है। क्रिम्सन ने अपना काम तो पूरा कर लिया, मगर फिर उसने उन लोगों को भी मार दिया जिन्होंने उसे समन किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग उसके काम की पूरी पेमेंट नहीं कर पाए थे। और ये इंसिडेंट 10 सदियों से भी पहले हुआ था और ठीक उस इंसिडेंट के बाद ही जन्म होता है दुनिया के सबसे पहले और सच्चे डीमन लॉर्ड का। वैसे तो सिर्फ इतनी ही जानकारी थी जो मुझसे छूट गई। अगर आप लोगों में से कोई भी स्लाइम की लाइट नॉवेल पढ़ता है तो मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि अगर मुझसे कुछ छूट भी गया होगा तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वेरीफाई करके बाकियों को बता सकूं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों वेल्डोरा के रेजरेक्ट की खबर जब दुनिया में फैलने लगी तब सबसे ज्यादा अगर वेल्डोरा से किसी की फटते हुए मैंने देखा था तो वो लेडी लुमिनस ही थी, और यही वजह थी कि उसने हिनाटा को उसकी गैर हाजिरी में किंगडम और होली चर्च की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। मगर रॉय का जुड़वा भाई लुइस वैलेंटाइन अभी भी शायद खौफ में जी रहा था क्योंकि उसने लुमिनस को सजेस्ट किया था कि वेल्डोरा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वेल्डोरा अपने पास में लुमिनस और बाकियों के साथ बड़े बड़े कांड करके बैठा था। और लुइस की बातों से ऐसा लग रहा है कि उसकी वेल्डोरा के साथ की यादें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। और लुइस की इन सब बातों को सुनकर हिनाटा लुमिनस को कहती है कि अगर फ्यूचर में वेल्डोरा अगर कोई कांड करने की कोशिश करेगा तो वो उसका सामना करेगी। मगर लुमिनस उसे कहती है कि देख डियर, मैं ना तेरी हिम्मत की दाद देती हूँ, ठीक है, तू ऑब्वियसली स्ट्रांग है, कमजोर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू वेल्डोरा को कम समझे। तू उससे लड़ेगी तो सही, लेकिन उसके सामने तू जीत नहीं पाएगी और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। सो जस्ट प्लीज काम योरसेल्फ एंड शट योर ट्रैप। दूसरी तरफ लुइस होप कर रहा है कि रिमरू के डीमन लॉर्ड बनने के बाद जो फालमूथ के साथ हुआ वैसा कहीं दूसरे ह्यूमन नेशंस के साथ ना हो, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। उम्मीद करता हूँ कि ह्यूमन नेशंस परिस्थिति की गंभीरता को समझें और सब मिलकर रिमरू का सामना करने के लिए तैयारी शुरू कर दें। लुमिनस कहती है कि फिलहाल हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, एंड बिसाइड्स रेजरेक्ट होने के बाद वेल्डोरा फिलहाल के लिए शांत है, तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम उसे और प्रोवोक ना करें। मगर साथ ही हिनाटा को लगता है कि उनके पूरे के पूरे मॉन्स्टर नेशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके हिसाब से मॉन्स्टर्स ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और वो मॉन्स्टर्स को इंसानों का कॉमन दुश्मन समझती है, जिससे हमें पता चलता है कि हिनाटा में उस नेशन में रहने से किस तरह के बदलाव आए हैं। क्योंकि एक तरफ जो लोग इंसानियत को खत्म करने की कोशिश करने के रूप में वैम्पायर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर नेशंस को खतरा मान रही है जस्ट बिकॉज मॉन्स्टर्स एंड ह्यूमंस के बीच में दुश्मनियां चल रही हैं। वाह भाई वाह। खैर, मगर इन सब के बीच हिनाटा का मेन कंसर्न तो कुछ और ही था। हिनाटा ने लुमिनस के सामने ग्रेट टेनमा वॉर का जिक्र किया। उसका कहना है कि रिमरू का नेशन ग्रेट टेनमा वॉर की वजह बन सकता है। फिर नरेटर के द्वारा हमें पता चलता है कि द ग्रेट टेनमा वॉर 500 साल की एक साइकिल है, या यूं कहो कि एक तरह का लूप है जिसकी शुरुआत एंजल्स यानी रियल एंजल्स के इन्वेजन से होती है। हालांकि ऐसा क्यों होता है वो किसी को नहीं पता,
मगर माना जाता है कि वो एंजल्स डेवलप्ड सिटीज या डेवलप्ड नेशंस को टारगेट करते हैं ताकि वो तेजी से हो रही सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट्स और ग्रोथ पर लगाम लगा सकें। मगर इन सब के बाद भी हिनाटा लुमिनस से एक सवाल पूछती है। वो कहती है कि हो सकता है कि रिमरू के मन में उसके लिए कोई ग्रज हो, क्योंकि हिनाटा ने उसे एक बार मारने की कोशिश की थी। हिनाटा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे लगा कि उसने शिजू, जो हिनाटा की टीचर थी, उसका अपीयरेंस चुराया था। वो लुमिनस से पूछती है कि रिमरू ने उससे कहा था कि वो उससे बात करना चाहता है। आपको क्या लगता है, मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी? लुमिनस कहती है कि रिमरू इतना भी ढीठ नहीं है कि वो होली एम्पायर ऑफ रूबेरियस से पंगा ले जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल ग्रज। अगर आवश्यकता पड़ी तो मुझे उसके सामने खुद को रिवील करने में भी कोई संकोच नहीं होगा। फिर हमें पता चलता है कि होली एम्पायर में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए एक गेम खेला गया था। वालपर्गिस शुरू होने से पहले हिनाटा को किसी मर्चेंट ने कांटेक्ट किया था और कहा था कि रिमरू इस वक्त इनग्रासिया में मौजूद है। अगर बाकी डिटेल्स चाहिए तो वो उससे इनग्रासिया में आकर मिले, अगर मैं ठीक समझाऊं तो। और जरा इमेजिन करो कि हिनाटा अगर उस मर्चेंट से मिलने इनग्रासिया चली जाती जिस रात को वालपर्गिस शुरू होना था, तो शायद हो सकता है कि वो जेस्टर रूबेरियस के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता। और ये सब समझने में हिनाटा को वक्त नहीं लगता है कि जाहिर है कि वो जेस्टर पूरी प्लानिंग के साथ आया हुआ था। और ये हमारे लिए भी समझना मुश्किल नहीं है कि इन सारी प्लानिंग के पीछे किस लौंडे का हाथ है, क्योंकि यूकी कागुरा भी इनग्रासिया में ही रहता है और वो जेस्टर्स डीमन लॉर्ड काजिलिम के लिए काम करते हैं और काजिलिम यूकी के लिए। मगर इस पॉइंट पर यूकी का मेन मोटिव क्या है वो समझना बहुत मुश्किल लग रहा है। और उसके बाद फिर एक ओवीए चैप्टर भी है जिसके बारे में हम फिर किसी दिन फुर्सत में बात करेंगे। मूविंग ऑन, हम अब बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के सबसे जूसी पार्ट की तरफ। हम सब जानते हैं कि क्लेमन के अगेंस्ट जंग से पहले डियाब्लो चैंपियन योम और मेयूरन के साथ फालमूथ के लिए निकलते हैं, मगर रास्ते में ही डियाब्लो ने कुछ ऐसा किया कि भाई दिल जीत लिया। डियाब्लो तीनों प्रिजनर्स के साथ अलग गाड़ी में थे और योम और मेयूरन बाकियों के साथ अलग गाड़ी में थे। रास्ते में ही डियाब्लो शियोन को कोसने लगता है क्योंकि शियोन ने वॉर प्रिजनर्स की भाई ऐसी हालत कर दी थी कि वो लोग बोलने के सिवा और कुछ काम नहीं कर सकते थे। ऐसी हालत थी कि कोई भी मामूली रिस्टोरेशन मैजिक उन पर काम नहीं आता। उन्हें लिटरली लकड़ों के छोटे बक्सों में भरकर फालमूथ ले जाया जा रहा था। मगर डियाब्लो एक्सेप्शन है। वो अपने किसी मैजिक का यूज करके सबसे पहले होली चर्च के आर्क बिशप को रिस्टोर करता है। उसकी ये पावर्स देखकर राइजन समझ जाता है कि जिस डीमन से उसने पंगा लिया था वो प्राइमोरियल रैंक का डीमन है, जिसे लोग नॉयर के नाम से जानते हैं। मगर उसके लिए सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि ये रिमरू जैसे सिर्फ एक स्लाइम के लिए काम करता है। और उसी वक्त उसे अक्ल आ जाती है कि रिमरू और उसके नेशन से वॉर करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये सारे विचार राइजन के दिमाग में चल ही रहे थे कि फिर हमें पता चलता है कि डियाब्लो ने राइजन को भी रिस्टोर कर दिया है अपने मैजिक के सहारे। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात मुझे ये लगी कि राइजन रिस्टोर होने के साथ ही वो झुककर डियाब्लो से खुद को उसका सर्वेंट बनाने की इच्छा व्यक्त करता है। वो कहता है कि आज के बाद मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ आप ही के लिए होगी और मैं सिर्फ आप ही के लिए काम करूंगा। बट प्लीज, वो कहता है कि किंग एडमारिस को वो माफ कर दे और उसे भी ठीक कर दे। बट थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए डियाब्लो कहता है ये मेरी मैजिक का फुल कंपनसेशन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा को बाद में पूरा जरूर करूंगा। बट अगर वो रिमरू के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल रहा या अगर उसे भनक भी पड़ी कि तुम हमारे खिलाफ जाओगे, तो वो उसके साथ साथ किंग एडमारिस को तो मार ही देगा, बट उसके साथ साथ पूरे फालमूथ किंगडम का भी नामो निशान मिटा देगा। ये सब सुनकर बिना कुछ रिएक्ट करे राइजन मान जाता है और पीछे से आर्क बिशप भी कहता है कि मेरी लॉयल्टी हमेशा सिर्फ उनके लिए ही होगी। और ये सब किंग एडमारिस भी बक्से में पड़े पड़े सुन रहा था और उसे लगता है कि राइजन उसे बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो कर रहा है। और फिर वो ग्रेडी किंग भी डियाब्लो से जैसे भी वो चाहे वैसे कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर उस वक्त हमें पता चलता है कि डियाब्लो ने उन तीनों पर थॉट डोमिनेशन चार्म का मैजिक यूज किया था, जिसकी वजह से वो तीनों मेंटली टूट गए थे और उनकी फ्री विल खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद से ही वो तीनों डियाब्लो के गुलाम बन चुके थे, अपने शरीर और दिमाग दोनों से। दोस्तों, डियाब्लो के साथ वाला ये पूरा इंसिडेंट वालपर्गिस से शुरू होने से पहले हुआ था, जिसकी वजह से हमें ये सब एनिमे में दिखा देना चाहिए था। मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एनिमेशन स्टूडियो ने इसको एनिमे में इंक्लूड क्यों नहीं किया। प्रॉब्ली हो सकता है कि वो लोग इन सारी चीजों को नेक्स्ट सीजन के लिए बचा कर रखना चाहते हो, अगर नेक्स्ट सीजन जैसी कोई चीज आती है तो। दोस्तों, आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। स्लाइम के नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम जानेंगे कि डियाब्लो ने फालमूथ जाकर क्या क्या बकचोदियां की हैं। अगर आप लोग मेरे ऐसे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशंस और फैन थियरीज लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है या कोई सजेशन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूंगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing. Mr. Brownie, birds I'm flowing. He could drain my money growing. Give me brain war, total soaking. Squirtle squad, my voice in the ocean. Give me pussy and rub it with lotion. We evolved and it caused a commotion. Hit the plug with them hyper potions. Some hyper potion.